छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक किया जाता है और शेयर किया जाता है। टाइगर श्रॉफ का भूत आ गया। फाइनली आज हमने भी ये डायलॉग बोल ही दिया, छोटी बच्ची हो क्या। हा? तो कैसे हैं मित्रगण, बायो वालों के बच्चे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? मस्त चल रही है। फिलहाल तो कह दो सर मानसून चल रहा है, बारिश वारिश अच्छे से हो रही है हमारे इलाके में। आपको पता है कल इतना बढ़िया पानी गिरा, इतना बढ़िया पानी गिरा कि सब बिल्कुल पानी पानी हो गया हमारे वहाँ, बहुत बढ़िया पानी गिरा। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से होने वाले जो जो इफ़ेक्ट थे वो पढ़ लिए थे। आज हम भी उसी टॉपिक के आगे कुछ थोड़ा और सिस्टम बढ़ाना चाहेंगे और 2 टॉपिक पढ़ेंगे। जो अपना रहेगा पहला बायोमैग्नीफिकेशन, और बायोमैग्नीफिकेशन के बाद एक और टॉपिक आता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए तो चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं बिना बातों के। बातें हटा देते हैं, ठीक है, बातें नहीं हटाते हैं लेकिन बातें चलते रहेंगी। लेकिन हाँ एक बात यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ना, क्यों नहीं करते हो जनाब? तो चलिए अब बातें खत्म करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बायोमैग्नीफिकेशन। ये बायोमैग्नीफिकेशन होता क्या है? बायोमैग्नीफिकेशन होता क्या है आपको पता होगा। जब कोई भी चीज़ आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट का मतलब है जब चीज़ आप खाते हैं तो क्या होता है, आपने कोई भी केमिकल्स पिया या फिर आपने कोई भी फूड खाया तो वो खाना क्या होता है, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबॉलाइट हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी डाइजेस्ट फूड होता है, ठीक है, जिससे सारी प्रोटीन्स वगैरह एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं। निकालने के बाद जो बचा कुचा पचा हुआ खाना होता है वो क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या तो यूरिनरी सिस्टम या किडनी के थ्रू। ठीक है, आप ये जानते होंगे। लेकिन बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई भी चीज़ आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं होती है, ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ना तो वो मेटाबोलाइज होती है ना वो एक्सक्रीट आउट होती है। वो क्या होती है, धीरे धीरे, कहाँ, धीरे धीरे आपके क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एक्युमुलेट होने लगती है। आप सोचिए वो कितनी खतरनाक चीज़ होगी। अगर गलती से भी अगर आपके अंदर वो पहुंच जाए, ना वो कभी उसका अपघटन हो, ठीक है, ना वो कभी पचे और ना उसका एलिमिनेशन हो, मतलब बॉडी के अंदर बाहर निकाली जाए, तो आपके क्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहे तो कितनी डिसीज़ वो बना सकती हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कितनी डिसीज़ बना सकती है। तो नॉर्मली बायोमैग्नीफिकेशन यही है कि जब कोई भी चीज़ ऐसा केमिकल्स जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, कोई भी ऐसा केमिकल्स, कहिए हमारे साथ फिर से, जब कोई भी ऐसा केमिकल्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ना तो वो मेटाबोलाइज हो और ना तो एक्सक्रीट आउट हो, ठीक है, और क्या हो, धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होता रहे, इसको ही हम बायोमैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसकी रियल मीनिंग क्या है, सम केमिकल्स, यहां से लिखते हैं, लिखिए हमारे साथ में, सम केमिकल when ingest in a body, ठीक है, जब कोई केमिकल्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वो केमिकल्स, those chemicals neither metabolize and neither excrete out। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशंस। जब कोई केमिकल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ना वो केमिकल्स मेटाबोलाइज होता है और ना तो एक्सक्रीट आउट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, एंड यहां पे एक और लगाते हैं, एंड लिखते हैं, एंड दोज केमिकल्स एक्युमुलेट मतलब जमा होने लगता है,
एक्यूमुलेट इन क्यूटेनियस टिश्यू, एक्यूमुलेट इन क्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, कि एक्यूमुलेट क्यूटेनियस टिश्यू, क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर वो एक्यूमुलेट होने लगता है। और जो ये बायोमैग्निफिकेशन होते हैं वो कौन से ऐसे केमिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिनका अपघटन ना किया जा सके, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? एंड केमिकल्स वो कैसे होते हैं? वो केमिकल होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे केमिकल्स क्या कहते हैं? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, जिनका अपघटन ना किया जा सके, ठीक है। तो क्या होता है कि ना तो ये मेटाबोलाइज होते हैं, ना ये कहीं पचते हैं, और ना बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं, ना तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, ना किडनी के थ्रू, ठीक है। ये क्या होते हैं? धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं आपके क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और बहुत ही हार्मफुल डिसीज बनाते हैं। और ये कैसे केमिकल्स होते हैं? ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। कैसे केमिकल्स होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए या इसकी खुरचन लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब देखते हैं कि कौन से केमिकल होते हैं, कौन से केमिकल होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एग्जाम्पल, केमिकल का नाम लिखिए, एग्जाम्पल यहां पे, एग्जाम्पल DDT एंड एज मरकरी, जैसे कि मरकरी और DDT और मरकरी, ठीक है। DDT मरकरी क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा कि पहले बहुत ही चिड़ियाँ पाई जाती थी और एक पक्षी था पहले, जो पहले बहुत था लेकिन अब नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं? गिद्ध, ठीक है। पहले गिद्ध क्या थे? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन अब कहीं कहीं बहुत ही रेयर देखने को मिल जाते हैं। तो उसके गायब होने का कारण क्या रहा? उसका गायब होने का कारण क्या रहा? यही DDT उसके गायब होने का कारण रहा, ठीक है। DDT क्या करता है? ये एज अ बायोमैग्निफिकेशन करता है, ये एक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन करता है। और क्या करता है? जैसे ही बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर चले जाने के बाद क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये कैल्शियम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ क्या करता है? खेल करता है। और कैल्शियम की जो वॉल है, जो कैल्शियम की वॉल है, उसके साथ खेल करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब गिद्ध अंडे देता है, गिद्ध जब अंडे देता है तो उसके अंडे की जो वॉल होगी, बाहर का कैप्सूड होगा, बाहर का जो कवर होगा, वो बना होता है कैल्शियम का। अब जो वही कैल्शियम का कैप्सूड जो है कमज़ोर बना होगा तो क्या होगा? प्रीमेच्योर हैचिंग हो जाएगी। और जैसे ही प्रीमेच्योर हैचिंग होगी तो क्या होगा? जो नन्हा मुन्ना गिद्ध था वो धरती के ऊपर नहीं आ पाएगा और पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह गिद्ध के खत्म होने का कारण यही रहा है DDT। बायोमैग्निफिकेशन ही गिद्ध के खत्म होने का कारण रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, NCERT ने बताया है, अगर इसकी हम फुल फॉर्म बताएं, अगर इसकी हम रियल मीनिंग में डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे हो सकती है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल harmful substance, along food chain, they neither metabolize and eliminate, excrete, out। तो यहाँ पे अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की रियल मीनिंग में डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस
हार्मफुल सब्सटेंस अलोंग फूड चेन। ये क्या होता है, धीरे धीरे फूड चेन में बढ़ता ही जाता है। जैसे कि कोई ऐसा केमिकल जो हार्मफुल है, एग्जाम्पल DDT या मरकरी, ये कहीं पानी में आ गया। पानी में आता कैसे है, जो बहुत सी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्री का वाटर होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंडस्ट्री का वाटर होता है करीबी तालाबों में, नदियों में छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट। तो उसी पानी में, उसी प्रदूषित पानी में साथ ही साथ क्या होता है, कुछ केमिकल्स भी ऐसे पहुंच जाते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अब ये केमिकल पानी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब ये केमिकल पानी के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ये जो केमिकल्स है ये फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जूप्लैंक्टन। फिर जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को कौन खाती है, हमेशा बड़ी फिश। ठीक है, हमेशा बड़ी फिश। और उस फिश का शिकार कौन करता है, चिड़िया। ठीक है, उस फिश का शिकार कौन करता है, बर्ड। ठीक है, तो इसी तरह ये जो होगा, ये हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में, हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में, ये टॉप कंज्यूमर में, ठीक है, जो फूड चेन का टॉप कंज्यूमर होगा, सबसे लास्ट में जो आता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। एनसीईआरटी ने बताया कि 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से लास्ट कंज्यूमर जो होता है उसके अंदर 25 पार्ट्स पर मिलियन तक हो जाता है। ठीक है, 25 पार्ट्स पर मिलियन तक हो जाता है। तो इसकी जो डिफिनेशन थी वो हमने दे दी, इसकी जो डिफिनेशन थी वो हमने दे दी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस अलोंग फूड चेन। ठीक है, अलोंग फूड चेन, और दे नाइदर मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट आउट। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल तो DDT और मरकरी है ही। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि हमने मान लिया कोई प्रदूषित पानी आया जो सीधे किसी तालाब के अंदर मिला दिया गया, तो अब क्या होगा, यही जो DDT है ये पहुंच जाएगा किसके अंदर, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, इसको खाएगा जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन। अब इस जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, ठीक है, अब इसको खाएगी स्मॉल फिश। स्मॉल फिश, और हमेशा स्मॉल फिश का शिकार करती हैं बड़ी फिश, लार्ज फिश, लार्ज ऑफ फिश। अब इस बड़ी मछली का कौन शिकार करेगा, बर्ड। उस बर्ड में बाज हो सकता है, उस बर्ड में गिद्ध हो सकता है, उस बर्ड में कोई भी चिड़िया आ सकती है। तो क्या हुआ, सबसे कम कंसंट्रेशन किसके अंदर होगी, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। ठीक है, जो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस था नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसकी सबसे कम कंसंट्रेशन किसके अंदर होगी, जो डायरेक्ट पानी से आई फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। अब फाइटोप्लैंक्टन के अंदर ना वो मेटाबोलाइज हुआ, ना वो एक्सक्रीट आउट हुआ। अब क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन ने जूप्लैंक्टन को खा लिया, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खा लिया। तो अब जो इसकी कंसंट्रेशन थी इसके अंदर कुछ और ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हाई लेवल पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसके अंदर होगी, वहां पे देखिए बर्ड के अंदर। ठीक है, हाई लेवल पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, बर्ड के अंदर। ठीक है, बर्ड के अंदर होगी। तो अब हमने यहां तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ DDT। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ DDT को बताइए, तो बता रहे हैं आपको। अब यहां हम पढ़ने वाले हैं कि बर्ड के ऊपर DDT का इफेक्ट कैसे पड़ा, किस कारण बर्ड की संख्या, ठीक है, बहुत सी बर्ड जो रेयर स्पीसीज हैं, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। ठीक है, वो इफेक्ट DDT का इफेक्ट उनके ऊपर कैसे पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, यहां पे लिखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्ड ऑन बर्ड। ठीक है, बर्ड के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट DDT के कैसे पड़ा। तो हमने क्या बताया था, जो DDT होता है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ खेल करता है। ठीक है, उसके साथ इंटरफेयर करता है और क्या कर देता है, जो एग सेल होता है, एग सेल, ठीक है, उसकी वॉल को थिन कर देता है। ठीक है, थिनिंग ऑफ एग सेल। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्रीमेच्योर हैचिंग हो जाती है, और जब प्रीमेच्योर हैचिंग हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई अंडा है, ठीक है, जब जैसे मान लीजिए मुर्गी का अंडा होता है तो नॉर्मली वो 21 दिन के बाद हैचिंग करता है और उसमें अंडे से चूजा निकलता है। ठीक है, अंडे से चूजा निकलता है। लेकिन अगर हम वही अंडा, क्या होता है कि 2-3 दिन में अगर उसको हम फोड़ देते हैं तो क्या उसके अंदर चूजा निकल पाता है ना, नहीं निकलता ना। तो इसी तरह अगर हम बर्ड के अंडे को
प्रीमेच्योर हैचिंग करवा देंगे तो उसके अंदर से नई बर्ड निकल पाएगी? भला नहीं निकल पाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस बर्ड की डेथ हो जाएगी। डेथ क्या, उसके जन्म होने से पहले ही समझो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसके जन्म होने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरह जैसे जैसे प्रीमेच्योर हैचिंग बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, बर्ड की पॉपुलेशन घटती जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं हम DDT इंटरफेयर विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। DDT क्या करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। इससे क्या होता है, आओ देखते हैं। थिनिंग ऑफ एग सेल, जिससे एग सेल की थिनिंग होती है, और जैसे ही एग सेल की थिनिंग होगी तो यहां पे क्या होगा, प्रीमेच्योर हैचिंग। यहां पे लिख देते हैं हम प्रीमेच्योर हैचिंग, प्रीमेच्योर हैच, ठीक है। जिससे क्या होगा, बर्ड की पॉपुलेशन, जिससे क्या होगा, बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। तो यही कारण हुआ गिद्धों का खत्म होने का, गौरैया का खत्म होने का। जो कितनी प्यारी चिड़िया थी, जो आती थी हम लोगों के सुबह सुबह आंगन में चहचहाती थी, ठीक है, चहचहाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे इन्हीं सब इफेक्ट के कारण खत्म हो रही हैं, ठीक है। DDT क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के साथ। जो अंडा होता है, अंडे का जो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, जब वही पतली हो जाएगी तो क्या होगा, उससे प्रीमेच्योर हैचिंग हो जाएगी। और प्रीमेच्योर हैचिंग होने के कारण क्या होगा, प्रीमेच्योर हैचिंग होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, अंडे की बॉल पतली हो जाएगी, थिनिंग ऑफ एग सेल और प्रीमेच्योर हैचिंग, और फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। एक और टॉपिक है हमारा यूट्रोफिकेशन, उसको देखते हैं। आ गए हैं आपके सामने हम नई हेडिंग लेके, जो है हमारी यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज ए यूट्रोफिकेशन? तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, वीडियो को तब आगे बढ़ाएंगे हम ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक नोन एज द यूट्रोफिकेशन, ठीक है। धीरे धीरे लेक का खत्म हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे लेक का खत्म हो जाना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। कारण क्या रहा है, हम लोगों के घर से जो सीवेज वाटर निकलता है, जो डिशवॉश का पानी निकलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रेट, ठीक है, और फॉस्फेट जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये पॉन्ड के अंदर पहुंच जाते हैं या रिवर के किसी लेक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, लेक के अंदर पहुंच जाते हैं, और लेक के अंदर पहुंचने के बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे वहाँ पे जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उनको ग्रो करवाते हैं। प्लांट्स को ग्रो करवाने के बाद वहाँ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और जब वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही प्लांट धीरे धीरे मरते हैं तो उनकी डेबरी क्या होती है, बॉटम पे इकट्ठा होने लगती है, बॉटम पे एक्युमुलेट होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होती है, एक्युमुलेट होते 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 हुए पूरी लेक बाद में खत्म हो जाती है। तो बताते बाद में लिख पहले लेते हैं कि व्हाट इज ए यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता है, कोई वाटर आया, कोई रन ऑफ वाटर आ रहा है, यहाँ पे रन ऑफ H2O, और उस H2O के अंदर क्या है, उसके अंदर है नाइट्रेट एंड प्लस, इसके अंदर लिख दें प्लस सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट, सॉरी नाइट्रेट और फॉस्फेट, सल्फेट नहीं, नाइट्रेट और फॉस्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है। तो इट इज अ, यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे इज अ enrichment of H2O बॉडी। H2O का मतलब है वाटर बॉडी, समझ जाइएगा, वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स, लाइक नाइट्रेट या
फॉस्फेट। क्या करते हैं? लीड टू नेचुरो, ये एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरो एजिंग ऑफ लेक। ठीक है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन क्या था? इट इज एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट एंड सल्फेट लीड टू न्यूट्रिएंट्स एजिंग ऑफ लेक। ठीक है, जब कोई वाटर बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ सर्वाइव करने लगती है और बहुत ही छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो बनने लगते हैं, वो उगने लगते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है, जब उनकी डेथ होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डेबरी के रूप में बॉटम पे इकट्ठा होने लगते हैं। और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूरी वाटर बॉडी बंद हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि लेक की डेथ हो रही है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। प्रॉब्लम नेचुरल फिनोमेना नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही तेज़ी से अब होने लगा है, बहुत ही तेज़ी से होने लगा है। ये जो यूट्रोफिकेशन की घटना है ये होती हज़ारों सालों में, लेकिन हम इतना इंडस्ट्रियल वाटर या इतना डिशवॉश का वाटर इतनी ज़्यादा मात्रा में हम नदियों में बहा रहे हैं, पौंड में बहा रहे हैं, हर जगह भेज रहे हैं, तो जिससे ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, ये बहुत ही तेज़ी से होने लगी है। यूट्रोफिकेशन बहुत ही तेज़ी से होने लगा है। प्रॉब्लम ये यहाँ पे आती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लेक धीरे धीरे खत्म होती है। ठीक है, देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई एक फ्रेश लेक है, ठीक, जिसके अंदर अभी तक फॉस्फेट या नाइट्रेट का कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं आया है। तो इसके अंदर क्या है? क्लियर वाटर, क्लियर H2O। ठीक है, इसके अंदर क्या है? क्लियर वाटर। और ये कैसी है? यंग लेक, यंग लेक। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी लेक के अंदर ड्रेन के द्वारा, ठीक है, ये कोई रन ऑफ वाटर आ रहा है, रन ऑफ H2O। अब ये वाटर मिला दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से पानी आ रहा है। ये जो हमने पोल्यूटेड पानी मिलाया है, और इस पानी के अंदर क्या है? नाइट्रेट, N से नाइट्रेट और P से फॉस्फेट। आप समझ जाइएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम N+P। ठीक है, पहले ये यंग लेक थी, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे। ठीक है, पहले यंग लेक थे, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, ये पहले क्लियर पानी था। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडस्ट्री से पानी आ रहा है, हमारे घरों से डिशवॉश से पानी आ रहा है, जो हम प्रदूषित पानी भेज रहे हैं। तो क्या हुआ, उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फेट होते हैं। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन फॉस्फेट इस लेक के अंदर जाके मिल जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन फॉस्फेट से होगा क्या, वो देखते हैं आगे हम। इससे होने क्या वाला है ये देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करने लगेंगे। ठीक, ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ N+P। N+P का मतलब है N से नाइट्रेट एंड P से फॉस्फेट। ठीक है, N से नाइट्रेट एंड P से फॉस्फेट। ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट some phytoplankton grow, कुछ फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे। अब क्या होगा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो किए हैं, ये क्या होगा, जब ये धीरे धीरे इनकी डेथ होगी, ठीक है, जब इनकी धीरे धीरे क्या होगी, डेथ होगी, तब ये यहाँ पे डेबरी पे इकट्ठा होने लगेंगे। तब यहाँ पे ये बॉटम पे इनकी डेबरी इकट्ठा होने लगेगी। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे हम, सम डेब्रीज जो ऑर्गेनिक मैटर है। कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर है। डिपॉजिट या एक्युमुलेट इन बॉटम पे वो, और इसके अंदर का जो पानी है स्लोली वाटर वार्म एंड टर्बिड। अब क्या हुआ भैया, यंग लेक थी, उसके अंदर हमने क्या किया,
नाइट्रेट और फॉस्फेट न्यूट्रिएंट्स मिला दिए। ये न्यूट्रिएंट्स मिलाने के बाद क्या हुआ, उस लेक के अंदर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो किए। ठीक है, उस लेक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हमने ग्रो किए। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स की जब डेथ होगी, इनकी डेबरी बनेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉटम पे इकट्ठा होने शुरू कर देंगे। ठीक है, सम डेबरीज ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेट इन वाटर, जिससे क्या होगा, एक्युमुलेट इन बॉटम, जिससे क्या होगा, जो पानी होगा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और टर्बिड होने लगेगा, थोड़ा गंदा दिखने लगेगा। जब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो यहाँ पे जो लाइव है वो और सर्वाइव करने लगेगी। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के लिए इनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह, बहुत से ऐसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो और ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, ये और ग्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखते हैं हम, मोर ऑर्गेनिज्म ग्रो, मोर ऑर्गेनिज्म ग्रो। रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि यहाँ का जो पानी था वो होगा, तो ये लाइफ की सर्वाइबिलिटी को और चांसेस दे दे कि भैया और यहाँ पे अच्छे से लाइव ग्रो हो, यहाँ पे और अच्छे से लाइव बढ़े। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर ऑर्गेनिज्म ग्रो, और ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और मोर ऑर्गेनिज्म, और जब ये मरेंगे तो क्या होगा, लेक सैलो हो जाएगी, सैलो हो जाएगी। तब क्या होगा, लेक सैलो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि जब ये पानी गर्म हो जाता है और बॉटम पे थोड़े डेबरी इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पे और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जब ये और ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो लेक है, पूरी वाटर बॉडी, वो धीरे धीरे बंद होने लगेगी डेबरी से। ठीक है, और स्लो और वो स्लोली सैलो होती रहेगी। ओके, लेक जो थी हमारी कैसी हो गई, लेक हो गई है शैलो, लेक हो गई है शैलो। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत से मार्शी प्लांट होंगे, मार्शी प्लांट भी ग्रो करने लगेंगे, मार्शी प्लांट ग्रो, जिससे क्या होगा, फाइनली लेक डाई हो जाएगी। ठीक है, फाइनली लेक डाई हो जाएगी। ठीक है, अब जो यूट्रोफिकेशन होता है किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन डिपेंड अपॉन सबसे पहले तो साइज ऑफ लेक, जो लेक का है वो साइज कितना है, साइज ऑफ लेक। एंड नंबर 2 पे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पास का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया होंगे, वहाँ का पानी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, तो लेक बहुत जल्दी क्या होगी, डाई कट जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पास का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है तो लेक धीरे धीरे क्या होगी, डाई होगी। और कुछ अदर फैक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर भी आ जाते हैं। नॉर्मली यूट्रोफिकेशन of lake took thousands of years ठीक है, तो हमने बता दिया कि लेक होगी वो पतली होगी और वहां पे मार्सी प्लांट ग्रो हो जाएंगे जिससे लेक डाई हो जाएगी। अब यूट्रोफिकेशन डिपेंड किस किस चीज़ों के ऊपर करता है, सबसे पहले साइज ऑफ लेक और फिर एनवायरनमेंट और कुछ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। और यूट्रोफिकेशन जो होता है ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये हजारों वर्षों में होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूट्रोफिकेशन हो रहा है, लेक डाई कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फिनोमिना है ये हजारों वर्षों में होती थी जो कि नेचुरल है, लेकिन हमारी क्रियाविधि के कारण, मतलब हमारे कमीनेपन के कारण ही, जो कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम लोग करते हैं, हम लोगों के कारण ही वाटर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करने लगे हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करते हैं, उनकी डेबरी बनती है और वही डेबरी क्या करती है, टर्बिड, पानी को टर्बिड करती है और वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा करती है। और जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर हल्का ज़्यादा होता है तो वो लाइफ को और सर्वाइबिलिटी के लिए स्टिमुलेट करती है और वहाँ पे लाइफ बनती है। ठीक है, और जब लाइफ बनती है तो वहाँ पे कुछ रूटेड प्लांट भी आ जाते हैं जब उनकी डेबरी इकट्ठा होती रहती है बॉटम के ऊपर और धीरे धीरे लेक वहाँ पे पूरी डाई हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन जो घटना पहले नेचुरल थी वो हजारों वर्षों में हो रही थी। अब यही घटना हम लोगों के कारण, चूंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो यही घटना कैसे हो रही है, 25 सालों में 30 सालों में हो रही है। प्रॉब्लम ये है,
ठीक है, प्रॉब्लम ये है यूट्रोफिकेशन की घटना जो हजारों सालों में होती थी, अब वो घटना 25 से 30 सालों में होने लगी है। तो यहां पे हमने बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन दोनों टॉपिक पूरे ही कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। और जाने से पहले अगर आप कुछ सुनना चाहे तो बताइए, एक शायरी सुना दें, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम है, गो सुनाते सुनाते चले। यहाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तो कहाँ पे सुना दें, बारिश से सुना दें। चलिए ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, इधर उधर ना देखें, हमारी तरफ देखें। आपको कि ए बादल तो इतना बरस कि नफरतें धुल जाएं, ए बादल तो इतना बरस कि नफरतें धुल जाएं, ये दुनिया तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को। बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो हमारी ये शायरी रही कैसी रही, और लेक्चर के बारे में जरूर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जो आपको लेक्चर जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।